दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गोवा में भी आज से 14 दिनों का लॉकडाउन आज से लागू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बाकी राज्य भी धीरे धीरे सख्त लॉकडाउन की ओर ही बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फिलहाल लॉकडाउन ही विकल्प दिख रहा है। लेकिन क्या हमने लॉकडाउन में देर कर दी? आज उसी पर करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। क्या अब लॉकडाउन से ही थमेगी संक्रमण की रफ्तार? दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। यूपी में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन लगाने में सरकारों ने देर कर दी? इसे समझने के लिए दिल्ली का आंकड़ा जानना जरूरी है। दिल्ली में 26 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगा तब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 35% थी। 9 मई यानी आज जब लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है तब दिल्ली में संक्रमण की दर 23% के करीब है। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन दिल्ली में तो असरदार साबित हुआ है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने 7 और दिनों के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी। लेकिन कल से अगले सोमवार तक मेट्रो भी नहीं चलेगी। सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, अब सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के सीएम केजरीवाल के फैसले का अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने भी समर्थन किया है। कोरोना की जो श्रृंखला है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अनेक राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभावी रूप सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने फंडामेंटल हैं लॉकडाउन लगाने के। यूपी भी दिल्ली की राह पर चला है। यहाँ लॉकडाउन अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन यूपी में भी कोरोना संक्रमण कम करने में कारगर रहा है। आज 9 मई को जब लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा हुई तब संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई। उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज पर इंडिया वर्सेस कोरोना ई कॉन्क्लेव में देश के कई जाने माने डॉक्टर भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को ही इकलौता विकल्प बता चुके हैं। हमने केसेस कम करने, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब जो हमने पिछले साल सीखा था कि हमें कुछ लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेबरर्स की ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जिससे जिन लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन की मूवमेंट हो, चाहे और एसेंशियल सर्विसेज हो, उसका एक पूरा प्लान बना के एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की ज़रूरत है जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाए। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं। नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। यहाँ तक कि पिछली बार लॉकडाउन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बार कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की पैरवी कर चुके हैं।
लॉकडाउन का सुझाव कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक पार्टी या देश कभी नहीं कहता है। राष्ट्रीय लॉकडाउन शब्द से या शब्दावली से मैं सहमत नहीं हूं। लॉकडाउन निश्चित रूप से लोकल होना चाहिए, प्रादेशिक होना चाहिए, उसके बाद रीजनल स्तर पे होना चाहिए, और अंततोगत्वा अगर कोई विकल्प नहीं है तो राष्ट्रीय लॉकडाउन की बात कर सकते हैं। तो दिल्ली, यूपी से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लेकर कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं, वो भी तब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। इसीलिए ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन लगाने में सरकारों ने देर कर दी। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या लॉकडाउन लगाने में हमने देरी कर दी, क्योंकि लगातार पिछले 4 दिनों से जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आंशिक तौर पर लॉकडाउन जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन उसका कितना फायदा हो रहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 26 अप्रैल को जब उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया तो 35% उस वक्त संक्रमण की दर थी, और 9 मई को यानी कि आज 23% है। लॉकडाउन के बाद दर घटी है। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को 14% थी, 9 मई यानी कि आज संक्रमण की दर 12% हो गई। यानी कि लॉकडाउन का असर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर गंभीरता से इस पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया, और मामले जब इतने ज्यादा बढ़ने लगे तब हम लॉकडाउन का रुख कर रहे हैं, लेकिन वो भी आंशिक रूप से, जिससे दिक्कतें कम तो हो रही हैं लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हो पा रही। उसको एक अच्छी नतीजों के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू आप भी मौजूद हैं हमारे साथ, और एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता सारंगी, सीधा सवाल मेरा बस इतना सा है, ये लॉकडाउन लगाने में हम लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी, और अभी भी जो मांग हो रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए उस पर क्यों नहीं सोच रहे हैं हम लोग? आप सबको मेरा नमस्कार। आज की वस्तुस्थिति क्या है इस विषय में मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूं। 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन है। आज दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया है जी। और करीबन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं। उड़ीसा में भी 19 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। मैं आप सबसे यह सवाल करना चाहती हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर जब लॉकडाउन लगाते हैं तो कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, एनफोर्समेंट को सुदृढ़ क्यों नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से सारे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने लॉकडाउन लगाया है तो उसका एनफोर्समेंट कड़ा करें। और देखिए, नेशनल लॉकडाउन हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉकडाउन हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है अगर ये सोच रखें तो मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी कि फिर इस तरह के लॉकडाउन का अर्थ क्या है। तो हमें अपने मुख्यमंत्रियों पर, एडमिनिस्ट्रेटर्स पर पूरा भरोसा है। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री एनफोर्समेंट को स्ट्रांग करें। और मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सारे सहयोगियों से बातचीत करते हैं। और जब मैं सहयोगी कहती हूं तो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री भी उनके सहयोगी हैं, सबसे उनकी बातचीत हो रही है। आज भी 4 मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की है। तो केंद्र सरकार सतत निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है और जो स्थिति है उस पर नजर रखे हुए है। ठीक है। और लेकिन मुखिया के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर अपराजिता जी, क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे? जिस वक्त हम चुनावों में व्यस्त थे उस वक्त मामले बढ़ना शुरू हो गए थे देश के दूसरे हिस्सों में, तब हम क्यों नहीं सोच रहे थे इस पर गंभीरता से? देखिए, मैंने कहा अगर निर्णय लिए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत ही पारदर्शिता के साथ लिए जाएंगे, सबको साथ लेकर लिए जाएंगे और जो देश के हित में होगा, देशवासियों के कल्याण के लिए होगा, वैसे ही निर्णय लिए जाएंगे। इस पर बातचीत जारी है। ठीक है। आलोक शर्मा साहब, आपने पूरी बात सुनी अपराजिता जी की। मेरा सीधा सवाल आप लोगों से भी यही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी कई राज्यों में है, वहां पर भी कई जगह लॉकडाउन लगाने में देरी हुई, सोच विचार चलता रहा। ये राहुल गांधी आपके नेता बार बार कह रहे हैं इस बार कि लॉकडाउन होना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी देर हो गई। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले कल्याण से शुरू कर लेते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से देश का कल्याण किया है
स्वाभाविक है कि देख रहा होगा पूरा मीडिया। क्या अब विश्व में डंका बज रहा है पूरे कल्याण का, मोदी जी ने कल्याण कर दिया देश का। दिक्कत ये है, पहला सवाल आपने जो लिया है मैं वहीं से शुरू करता हूँ आदर्श भाई के, हमने इसको गंभीरता से विचार इस पर क्यों नहीं किया लॉकडाउन का। इसका कारण सीधा सीधा था, जनवरी में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, फरवरी में ICMR की आई, मार्च में इंटरनेशनल नेशनल मीडिया और इंसाकॉक की रिपोर्ट आई। लेकिन दिक्कत ये थी उस समय सिकंदर जो था वो ये कहता घूम रहा था कि सब चंगा विजय प्राप्त कर ली है हमने, हम विश्व गुरु बन गए हैं, V शेप का कर्व आ गया है। फरवरी में बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय उसमें रेजोल्यूशन पास किया कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। तोते मोर के साथ खेल रहे थे, रामायण देख रहे थे, मटर छील रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, IPL का उद्घाटन हो रहा था, स्टेडियम बनाए जा रहे थे, और तो और कुंभ हो रहा था, लाखों लोग आए और पूरे प्रदेशों में जिस तरह से कुंभ का फैलाया। 65 रैलियां हुई हैं पिछले 6 महीने में मोदी साहब की। दीदी ओ दीदी, गंभीरता कहां से आएगी? जथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे भाई आप बताइए ना, अभी अपराजिता जी हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, ये कह रही थी कि CMs को बड़ा सख्त रुख अपनाना चाहिए। अरे मोदी साहब की रैलियों में सख्त रुख था क्या? कुंभ के चक्कर में एक CM आपका बलि चढ़ गया, उसमें सख्त रुख था क्या? कौन सा वो आपने कदम उठाया जिसकी वजह से? दिक्कत ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार डिनायल मोड में रही, केंद्र सरकार ने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। केंद्र सरकार में आज जो मुख्यमंत्री आसाम में बनने जा रहे हैं वो कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे, बिना मास्क के रैलियां हुई और इलेक्शन कमीशन ने दबाव में आकर चुनाव कराए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रैलियां तो सबने की आलोक भाई, रैलियां तो सबने की, रैलियां तो केरल में भी हुई। आज के आंकड़े आपको बताएं केरल के क्या हैं? आदर्श भाई स्वाभाविक है कि सब चुनाव करेंगे, लेकिन यूपी के चुनाव रोके जा सकते थे, फिर काउंटिंग रोकी जा सकती। मैं आऊंगा, आप राजिता जी, मैं आऊंगा, आपको दूंगा वक्त, आपको दूंगा के लिए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चली गई बीजेपी के, नहीं काउंटिंग भी होनी चाहिए। देख लीजिए हालात क्या है। दूसरी चीज, माननीय राहुल गांधी जी जब कह रहे थे सुनामी आएगी तो इनकी तमाम जो वो नकारा मंत्रियों की फौज है वो खड़ी होकर क्या कह रही थी? मजाक उड़ा रही थी। वैक्सीनेशन के लिए कहा कि साहब आप वैक्सीन बाहर से ले लीजिए, नहीं दलाली खाएगी कांग्रेस। 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? क्या वैक्सीन लेंगे? 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा, वो कहाँ चला गया? किसी को आलोक भाई थोड़ा हम टू द पॉइंट हो जाए। लॉकडाउन पर हमारा इस वक्त फोकस है, आप थोड़ा महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए, दूसरे राज्यों का भी जिक्र करते हुए अपनी बात जल्दी से कहते हैं, फिर मैं राघव चड्ढा का रुख करूंगा। मैं समझता हूं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाए जाने चाहिए थे लॉकडाउन से पहले वो नहीं उठाए गए। एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी नहीं बनी इनसे, एक कमेटी टेक्निकल लोगों की नहीं बनी, एक GST के लिए कि भाई GST हटा दीजिए इन तमाम उपकरणों से, वो नहीं हुआ। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कमेटी नहीं बनी। तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली फेलियर है, इकोनॉमिकली फेलियर है, क्योंकि ये तो लोग तो हिंदू मुसलमान का धतूरा बेचने वाले लोग हैं ना, ये तो नशा बेचने वाले लोग हैं। इनको मैं आपको आगे बोलने का पूरा मौका दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि हम ना ये जो विषय है उस विषय पर बने रहें, विषय से हम थोड़ा डेविएट ना हो, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और देश के जितने जाने माने एक्सपर्ट्स हैं ना, सब लॉकडाउन को ही इस वक्त सबसे बड़ा कारगर हथियार बना रहे हैं। राघव चड्ढा साहब, लॉकडाउन की मांग बार बार पहले भी होती रही, दिल्ली में भी जिस तरह से मामले बढ़ने शुरू हुए, कई व्यापारिक संगठनों ने भी कहा कि मामले बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉकडाउन हो जाए, लेकिन हम आंशिक लॉकडाउन पर आए और कुछ पाबंदियों के साथ आए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, दिल्ली में कई जगह पर मैंने देखा कि बहुत भीड़ नजर आ रही है, सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा है। सर, तो ऐसे लॉकडाउन से हम बच पाएंगे क्या? देर के बाद तो हमने लॉकडाउन लगाई और उसके बाद भी ये हाल। जहां तक लॉकडाउन की देरी का सवाल है, दिल्ली इस देश के पहले 2 या 3 राज्यों में आता है जिसने इस दूसरी लहर में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। 19 अप्रैल को दिल्ली में लॉकडाउन लगा। मेरे पास एक राज्य का ब्यौरा है मेरे सामने। तमिलनाडु में 10 मई को, बिहार में 4 मई को, यूपी में तो अभी लॉकडाउन लगा ही नहीं, कर्फ्यू चल रहा है। हरियाणा में 3 मई को, उड़ीसा में 5 मई को, तेलंगाना गुजरात में नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। झारखंड में 22 अप्रैल को, केरल में 8 मई को। सारे अधिकांश राज्यों ने मई के महीने में आकर लॉकडाउन लगाया। जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19 अप्रैल को ही स्थिति को सामान्य करने के लिए ये देखा कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं 3-4 बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले लॉकडाउन लगाया क्यों जाता है आदर्श भाई? लॉकडाउन 2 कारणों से लगाया जाता है। या तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास अस्पताल, PPE किट, ऑक्सीजन, रेमडेसिवियर, इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो ही ना, पहली बार बीमारी है, हमें पता ही नहीं इस बीमारी से लड़ना कैसा है, जैसे मार्च में लगाया गया था 2020 में पहला लॉकडाउन। या दूसरी स्थिति में लॉकडाउन तब लगाया जाता है जब आपके केसेस इस स्तर पे आ रहे हैं, इस गति से बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्द आपका जो इस समय मौजूदा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भर जाएगा, उस पर इतना भार पड़ जाएगा कि वो कहीं
तहस नहस ना हो जाए, उस स्थिति से बचने के लिए एक रोक लगाता है। गाड़ी में जैसे ब्रेक लगाई जाती है, गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही हो, वो एक ब्रेक लगाने का काम करता है। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप लोगों के जीवन को तो बचाएं, लेकिन साथ ही साथ जीविका को भी बचाएं। जीवन और जीविका के बीच में एक बहुत फाइन लाइन बनाने की कोशिश हमारी सरकार ने भी करी, हर सरकार करती है। दूसरी चीज, ये जो सवाल है ना आदर्श भाई कि क्या लॉकडाउन लगाने में देरी हो गई, ये मुझे लगता है सवाल ही बेमाना है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या कोरोना की लड़ाई में कहीं ढिलाई बरती गई? हाँ, ढिलाई बरती गई। जब हमने देखा कि इस देश में दूसरे तरीके से ये वही बात कहने की कोशिश हो रही है राघव चड्ढा। मैं उसका जवाब थोड़े अलग ढंग में देना चाह रहा हूं आदर्श भाई। देखिए, आज हमने क्यों ढिलाई बरती? ढिलाई इसलिए बरती गई कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपना पूरा कब्जा कर लिया कि वैक्सीन हम लाएंगे, मोदी जी की वैक्सीन है। वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगी। 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को एक्सपोर्ट कर दी गई। अब वो 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर दिल्ली और मुंबई की कुल आबादी को मिलकर भी लग जाती, सबको 2-2 डोज लग जाती, आज मुंबई और दिल्ली जो हॉटस्पॉट बना हुआ, यहाँ कोई बीमारी नहीं फैलती। मैं तो थोड़ा स्वार्थी होकर ये बात कह रहा हूं। दूसरी चीज, हमने देखा कि वैक्सीन आज उत्पादन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन के जो उत्पादन करते हैं उनको ऑर्डर ही नहीं दिए। आज अगर कोई सुरक्षा कवच है आदर्श भाई जो इस बीमारी से बचा सकता है, दूरगामी तरीके से बचा सकता है, वो है वैक्सीन। अगर हम उस सुरक्षा कवच की पॉलिसी बनाने में इतना चूकेंगे, युगांडा, केन्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश को अपने देश में बनी वैक्सीन बांटेंगे और अपने भारत के लोग जो भाजपा को भी वोट देते हैं उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और आखिरी चीज मैं आपको बस बोल दूं, ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट हो, वैक्सीन की मिसमैनेजमेंट हो, कहीं ना कहीं सवाल केंद्र सरकार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस समय देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। यानी कि इन सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ढांचा तय करती है हर महीने कि राज्य कैसे क्या करेंगे। राज्यों के पास शक्तियां नहीं है, क्योंकि ये डिजास्टर की स्थिति, आपातकाल परिस्थितियां हैं। और सारा जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा कि जब देश में 2 लाख लोग आदर्श भाई रोज संक्रमित हो रहे थे, तब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी 2-2 लाख लोगों की रैलियां कर रहे थे बिना मास्क के बंगाल में। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं, आप लोगों से भी हैं, वो भी मैं पूछूंगा, लेकिन इस वक्त सुनील सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार मैं उनका भी रुख कर लूं बिहार से। सुनील जी, बिहार में भी देर कर दी, मामले बिहार में भी हम लगातार बढ़ते देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से लोगों को वहां पर भी दिक्कत हो रही है इलाज के लिए। बता दें आपको, देखिए, जीवन भी बचानी है और जीवन यापन भी बचानी है। इसी के बीच में आंशिक लॉकडाउन, हम लोग पूर्ण लॉकडाउन गए, लेकिन पक्ष विपक्ष की मिल बैठकर बात करके रायशुमारी के बाद किए और उससे सकारात्मक डेटा आ रहे हैं। विगत 3 दिनों से हमारे यहाँ पॉजिटिविटी दर में डिक्लाइन है और रिकवरी रेट हमारा अच्छा हुआ है। अब लॉकडाउन की बात देर करने की बात करते हैं। लॉकडाउन में देर करने की बात है तो समय पर लॉकडाउन करनी है। जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था, तो पहले लॉकडाउन इसलिए हुआ था कि दुश्मन बाहर था, हमें किलाबंदी करनी थी, गेट लगानी थी। अब तो वायरस अंदर, तो माइक्रो लेवल पर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन से लेकर लोकल लेवल पर हमें करनी है कि ताकि हम वायरस चेन ब्रेक कर सके, जो हमने बिहार में किया। सकारात्मक कदम आ रहे हैं। ठीक है। और जहां तक विपक्षी पार्टियों का दोहरा मानदंड देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि विपक्षी पार्टियों का कोरोना काल में भी वो चेहरा परहीन राजनीति, चेहरा दोहरा मानदंड। अरे चुनाव अगर रैली एक ने की तो दूसरे ने भी की, तीसरे ने भी की, तो उसमें हम में सारे वैसे ही हैं, तो ऐसे क्यों दोषारोपण करना। अब दूसरा वैक्सीन की बात करते हैं। अरे वैक्सीन के बारे में विपक्षी नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, सेफ्टी पर कहा, एफिकेसी पर कहा, धांधली पर कहा अमुक वैक्सीन है, लगाओगे तो ये हो जाएगा, लगाओगे तो वो होगा। और आज बड़ी बड़ी बात करते हैं क्यों नहीं लगाया गया, क्यों कम है। वैक्सीन कहीं भी बिहार में देख ले, कहीं भी कमी नहीं है। आज भी कुछ बिगड़ा है, अपने चेहरे ठीक करें और चेहरे को ठीक करके सब लोग मिलकर के एक सुर से वैक्सीन का प्रचार करना शुरू कर दे, पास करके। दूसरा चुनावी रैली के, अगर कांग्रेस के पार्टी के आप वाले, अरे सरकार पर ठिकरा फोड़ के अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना, ये तो शुतुरमुर्ग की तरह है कि आप अगर के नीचे करनी है तो आप अरे सरकार पर, राज्य सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आम नागरिक की भी जिम्मेदारियां हैं। और कांग्रेस पार्टी के तो बिहार में आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने वो सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई हैं। राज्य सरकार निरंतर 24/7 एक्शन मोड में है। ये दूसरे लाभ अप्रत्याशित है, लेकिन हम पूरी तरह कोरोना से लड़े हैं
और जब जिस दिन आप देखेंगे, अगर आंकड़े देखेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, प्रीवियस 3 दिन से पॉजिटिव दर बढ़ रही है, सुनील जी बढ़ रहा है। सुनील जी, आपकी बात हमारे दर्शक सुन रहे हैं और एम्स पटना के जो डीन हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए थे वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान मौजूद हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे कोई पॉलिटिकल इस पर टिप्पणी नहीं चाहता, लेकिन आपने हमारे सारे मेहमानों की बातचीत सुन ली है। लॉकडाउन क्यों जरूरी था, कब लग जाना चाहिए था, जो स्थिति हमारे देश की अभी है, और क्या हमने देर कर दी? मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। आदर्श जी, मैं सुन रहा था, बिल्कुल देख ही रहा था। राजनीतिक प्रबंधन अच्छी है, लेकिन कोरोना राजनीतिक प्रबंधन से नहीं है, मेडिकल प्रबंधन, मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए। जहां तक लॉकडाउन की बात थी, मार्च 2020 में लॉकडाउन का पर्पस अलग था। उसका पर्पस था मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। मतलब अल्पीकरण कर लो, तैयारी कर लो और टेस्टिंग बढ़ा लो। टेस्टिंग किट हमारे पास नहीं थी, टेस्टिंग हमने बढ़ा ली, अब तो इतनी बढ़ा ली कि बहुत ज्यादा हमारे पास है। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी के नाम पे जब आप ही लोग दिखाते हैं ऑक्सीजन, बेड और इन सब चीजों की, जो ABC ऑफ मेडिकल साइंस है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब एक इमरजेंसी मरीज हमारे पास पहुंचता है तो उसका एयरवे में ठीक कर लो, सांस उसकी चलती रहे, ऑक्सीजन जाए, सर्कुलेशन मतलब ब्लड चलता रहे। इसी की कमी हो गई तो मतलब मेडिकल साइंस कोलैप्स हो गया। तो ये एक साल में कौन सी तैयारी हुई? प्रिपेयर्डनेस, जो मैंने बात कही, सेकंड जो एम होता है लॉकडाउन का, प्रिपेयर्डनेस एक साल में नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की दुर्व्यवस्था से लेकर सारी चीजें देखी आपने। अब जब केसेज बढ़ रहे थे तो टेस्टिंग के डाटा से टेम्परिंग फजिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार डिबेट में लोग पूछते हैं कि दिल्ली में ज्यादा केसेज है, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेज, आप बोलते हैं, मैंने कहा बिल्कुल होंगे। दिल्ली महाराष्ट्र घनी आबादी का राज्य है, केसेज होंगे, लेकिन मैं उन राज्य को अच्छा कहूंगा जिनके टेस्ट के करने के तरीके अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पकड़ें ताकि कंटेन कर सकें। इसलिए ये राज्य केंद्र की लड़ाई नहीं है। लॉकडाउन का आज जो पर्पस है वो बिल्कुल अब अलग है। अब क्या पर्पस है? डिमांड सप्लाई चेन आपका बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी है और जितने मरीज आए जा रहे हैं, इसमें डिस्पैरिटी है। और वो भी व्यवस्था क्या है? बाकी व्यवस्थाओं को बंद करके, कैंसर का इलाज बंद, कार्डियक हार्ट बीमारी का इलाज बंद, डायलिसिस बंद, मतलब मेजर ओपीडी सारी बंद, और उसके बाद आप उस व्यवस्था को डाइवर्ट करके कोरोना का मैनेजमेंट को, वो भी नाकाफी पड़ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि पूरी तरह से सिस्टम को स्टैंड स्टिल करो और कम से कम पिछले साल से कोई लेसन नहीं सीखा तो अब लेसन लेके करो, क्योंकि अफसोस बस हमारे पास आज भी पिछले साल कोरोना मैनेजमेंट का डाटा जो हम लोग पॉलिसी मेकिंग डाटा रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ है और उससे नहीं सीखे, तो कम से कम नीति निर्धारण में एकजुट हो जाएं और पार्टी लड़ाई वड़ाई आप लोग कर लीजिएगा, बाद में इलेक्शन कर लीजिएगा। अभी कोरोना का ये बहुत अहम बात आपने कही कि पिछले साल अगर हमने सीख नहीं ली तो इस साल ले लें, और ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्थिति अभी हुई है, देश भर की बात कर रहे हैं। अपराजिता जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सबकी बात आपने भी सुनी, हमारे एक्सपर्ट को भी सुना। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा ये है, केंद्र राज्य जिसकी भी बात हो, जिसकी भी जिम्मेदारी हो, सबको मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन एक मुखिया के तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पिछली बार ये डिसीजन लिया गया था, इस बार वक्त रहते क्यों नहीं डिसीजन लिया गया? और जब डिसीजन लेने का वक्त आ रहा है तो उस पर कोई बात नहीं हो रही है, वो केंद्र और राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। मैंने जो प्रश्न किया था उसकी पुनरावृत्ति करूंगी। नेशनल लेवल पर लॉकडाउन, राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन, जिसे हम यूनिवर्सल लॉकडाउन की संज्ञा देते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं है। 3 बार सारे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई है। पिछले 1 महीने में 28 मीटिंग उन्होंने की है, विभिन्न स्तर की मीटिंग, और 3 बार इसी दरमियान 3 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। और उन्होंने कहा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आप करें, और अगर आप अपने राज्यों में लॉकडाउन करना चाहते हैं, शटडाउन करना चाहते हैं, कर्फ्यू करना चाहते हैं, वीकेंड शटडाउन करना चाहते हैं, तो आप निर्णय लें और आप एनफोर्स करें। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, अगर आज के दिन 10 राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन है और 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्शियल लॉकडाउन है, तो एनफोर्समेंट ढीला क्यों है? इसमें कड़ाई क्यों नहीं की जा रही है? प्रबंधन और कार्यान्वयन राज्यों का भी काम है। मैं नहीं कर रही हूं किस राजनीतिक दल का कौन सा राज्य है। केंद्र सरकार, चलिए, आप एनफोर्समेंट और प्रबंधन की बात कर रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। बीच में रोक रहा हूं।
स्वागत है आपका। देखिए, देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख से ज्यादा पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं और इसीलिए बड़ा अहम सवाल हम पूछ रहे हैं। वो सवाल जो तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन संपूर्ण होना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। और अब जो सवाल खड़ा होता है, क्या हमने लॉकडाउन में देर कर दी, और उसी पर हम अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अपराजिता सारंगी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता, राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सुनील सिंह साहब मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक से पहले भी आप बोल रही थी, जो बातें आपने इन्फोर्समेंट और प्रबंधन की थी, बस उसमें 2 बातें जोड़ूंगा और जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर मैं देख रहा हूं किस तरीके से लॉकडाउन जो है आंशिक है, उसका प्रबंधन क्या है, लोग कैसे निकल रहे हैं, कैसे दुकानें लग रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा की बात करें, वहां पर भी लगभग स्थिति ऐसी ही है। तो प्रबंधन में क्या दूसरी सरकारें होंगी? आपको अपनी सरकार को भी तो ठीक करना पड़ेगा। देखिए, राजनीति को और विकास के कार्यों को कोरोना से दूर रखें। हम सबको सीखना होगा। आज के समय हम राजनीति न करें, न देखें कौन किस दल का है, कहां क्या राज्य सरकार किस दल की चल रही है। मैंने कहा सारे राज्य सरकार, मैंने कहा सारे केंद्र शासित प्रदेश, जहां जो मुख्य हैं उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि एनफोर्समेंट को सुदृढ़ करे, मजबूत करे। इसकी बहुत जरूरत है। और मैं आपको कह दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बातचीत की थी मुख्यमंत्रियों से, तो उन्होंने कहा था कि नेशनल लेवल का लॉकडाउन, राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, उन्होंने कहा था अंतिम विकल्प हो। अभी हर राज्य में ये हो जहां जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है। एक लाइन में मैं समअप कर रहा हूं। आप ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार इंतजार कर रही है, शासक निर्णय। अपराजिता जी, केंद्र सरकार इंतजार कर रही है कि जब सारे मुख्यमंत्री बोलेंगे कि नेशनल लेवल का लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन हो, तभी हम करेंगे। केंद्र सरकार सारी वस्तु स्थिति का अध्ययन कर रही है, समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री जी सबसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अभी जहां जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, अच्छी इन्फोर्समेंट हो और सुदृढ़ता के साथ। मैं अभी दिल्ली में हूं, मैं आज दिल्ली में हूं। देखिए, दिल्ली में सारी गाड़ियां चल रही है, सारे लोग चल रहे हैं। मैं पूछती हूँ यहाँ की सरकार क्या कर रही है। मैं उड़ीसा राज्य से आती हूँ। उड़ीसा राज्य में कहीं पर कोई कड़ाई नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? इसीलिए संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है यूनिवर्सल लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अंतिम। इसीलिए अपराजिता जी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश में भी आइए, सड़कों पर आपको गाड़ियां मिलेंगी, दुकानें मिलेंगी। ठीक है, आपका पॉइंट लेकर मैं अब आपका पॉइंट लेकर मैं अब सीधा आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। आलोक शर्मा जी, प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं, तमाम मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं प्रबंधन? एक बात। और दूसरी बात, जिस तरह से अपराजिता जी कह रही हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मिलकर कहना होगा ना कि भैया संपूर्ण लॉकडाउन चाहिए हमें इस महामारी को रोकने के लिए। देखिए, अपराजिता जी के ही शुरू कर लेते हैं। जो उन्होंने कहा लास्ट रिसोर्ट, आखिरी विकल्प, अध्ययन की बात की। अगर एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों ने अध्ययन थोड़ा सा भी किया होता ना, तो ये नौबत नहीं आती आज। आखिरी विकल्प इसलिए किया गया कि वह उस समय पर वेस्ट बंगाल का तमाम चुनाव चल रहे थे। अपनी गलती को छुपाने के लिए मोदी साहब ने कहा, और मोदी साहब ने तो साफ कह दिया है कि मेरे बाल मित्र नहीं, वो तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे थे कि आखिरी विकल्प होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब भी कह रहे थे कि आखिरी विकल्प होगा। सर, एक मिनट, अपने रक्षा प्रेम करें। मोदी जी साफ कह, एक एडवोकेट है शाम, राघव मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। सीनियर लॉयर हैं, उनका एक ट्वीट लाइन अगर आप देख लेंगे तो आप देखिए, जनवरी से वो ट्वीट कर रहे हैं और मोदी जी को और हेल्थ मिनिस्टर को वो टैग कर रहे हैं और साफ लिख रहे हैं कि थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। ही इज एन एडवोकेट, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑफिसर। श्याम सुंदर शर्मा जी का अगर वो पढ़ लेते तो वहीं से इनको रास्ते मिल जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी जी अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा आखिरी विकल्प है। आज अपराजिता जी किस मुंह से कह दें कि संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए? मोदी जी की बात डिनाई कैसे कर दें? वो मोदी जी भगवान है वो तो। आज मुझे लग रहा है जनता ने माफ कर दिया। मोदी जी अपनी बात से पलट जाइए। आप सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। आप पूरी तरह से ऐसा न कहें, पूरी तरह से देखिए कांग्रेस अपने गिरेबान में झाके। नहीं, इस तरह की बातें न करें आप। देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह की हल्की बातें न करें। हवाई जहाज ये बिल्कुल इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। देखिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो कह रहे थे, एक मिनट अपराजिता जी, एक मिनट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 आलोक जी मुद्दे पर रहे हम लोग तो बेहतर होगा सबके लिए, क्योंकि दर्शक अभी भी सोल्यूशन चाह रहा है। आप लोग अभी भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपस में बहस कर रहे हैं इस तरह से। आज आदर्श जी लकड़ियों की कमी है, शमशान में लाइन लग गई है। अभी भी जान और जहान की बात कर रहे हैं।
बिहार में वैक्सीनेशन बंद है और सुनील साहब यहाँ पर कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है आलोक भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार राघव जी का रुख कर लेता हूं। राघव, लोगों ने अपराजिता जी ने सवाल उठाए दिल्ली की स्थिति को भी लेकर, और मैं केवल इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने शुरू में कहा कि हमने, आलोक भाई सुन ले, राघव को भी सुन ले, कि 19 अप्रैल से हमने लॉकडाउन लगा दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में स्थिति पहले बिगड़ना शुरू हो गई थी, तो हमें शायद उस वक्त सोच लेना चाहिए था। कई व्यापारिक संगठन भी उस वक्त आगे आ गए थे कि संपूर्ण लॉकडाउन करिए, शायद स्थिति सुधर जाए, लेकिन तब हम आंशिक लॉकडाउन के पक्ष में थे। देखिए अंग्रेजी भाई को और जोड़ देता हूँ। राघव भाई एक छोटा सा सवाल, देखिए मेरे को 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को बोलने दीजिए पहले। देखिए स्थिति ऐसी है आदर्श भाई कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज, मुझे बोलने दीजिए। आलोक जी सुन लीजिए, राघव को भी सुन लीजिए। मैं किसी के आलोक शर्मा जी राघव को भी बोलने का वक्त दीजिए, उनको भी सुन लीजिए। दो सवाल मैंने मैं अच्छा ऐसा है आदर्श भाई, दो तीन चीजें हैं। जहां तक लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट का एक सवाल उठाया जा रहा है, शायद अपराजिता जी को मालूम नहीं होगा, वो उड़ीसा से ताल्लुक रखती है, उन्हें मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर इन्फोर्समेंट की सबसे अहम जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो दिल्ली पुलिस के पास है, जो सीधा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। दिल्ली के अंदर क्योंकि एक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है जहां लागू करना दिल्ली पुलिस, तो अगर नहीं लागू हो रहा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने ढिलाई करी है, हरियाणा में भी ढिलाई करी है, और दिल्ली पुलिस भी अगर आपकी नजर में ढिलाई कर रही है तो आपको ये बात इसी समय इस शो के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी को बतानी चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक अध्ययन की बात करी कि भाई अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन करने के लिए तो आदर्श भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने बताया देश में ऑक्सीजन की कमी होने जा रही है। इन लोगों ने क्या कर दिया? अध्ययन करने के लिए तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने बता दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है। केंद्र सरकार जो डीडीएमए में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उस सरकार ने क्या कर लिया? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4 दिन पहले कहा कि तीसरी लहर आएगी, वो इससे भी ज्यादा घातक होगी, जिसमें छोटे बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है ये मुझे बता दे। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों के कहने पर हम लॉकडाउन लगाएंगे, क्या आपने मुख्यमंत्रियों के कहने पर नोटबंदी करी थी? क्या आपने पहला लॉकडाउन मुख्यमंत्रियों के कहने पर लगाया था? क्या आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को मुख्यमंत्रियों के कहने पर भेजी थी? क्या आपने ऑक्सीजन के आवंटन में मुख्यमंत्रियों के कहने पर एक एक राज्य के साथ नाइंसाफी करी जो भाजपा शासित राज्य नहीं है? क्या आपने मुख्यमंत्रियों के कहने पर इतने लोगों को संक्रमित होने दिया और आप बंगाल में चुनाव लड़ते रहे? ये मुख्यमंत्रियों के कहने पे हो रहा है, जो अब लॉकडाउन मुख्यमंत्रियों के कहने पे लगाया जाएगा। ये तो इतनी ज्यादा बेशर्मी है। मेरे को ऐसा लगता है साफ तौर पे आप मानिए कि ठीक है गलती हो गई, आगे से अच्छा करेंगे, माफी मांगते हैं, आगे बढ़िए। अगर आपसे कोरोना मैनेजमेंट नहीं हो रहा और इलेक्शन मैनेजमेंट करना है तो बोल दीजिए कि भाई हमें चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना आता है, प्रशासन अपराजिता जी जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा देते हैं हम, प्रशासन अच्छा नहीं देते, भाषण अच्छा देते हैं, तो ये बात मान लीजिए कि हमारा राघव जी जवाब सुन लेते हैं। राघव जी जवाब सुन लेते हैं। देखिए राघव जी, आपके लिए मेरा बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं कह दूं कि आम आदमी पार्टी की आदत है रोने की। देखिए जैसे बच्चा कहता है ना, चांद मुझे ला के दे दो, चांद नहीं मिला तो रोऊंगा। हर एक विषय में इन्हें कारण चाहिए, और देखिए इनको रोने का कारण चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं था तो चढ़ गए, और अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस आपके हाथों में है। मुझे पता है, मैं प्रशासन से ही हूँ, पता है, लेकिन आपका भी दायित्व है कि आप आदरणीय अमित शाह जी से बातचीत करें, और अगर कहीं कोई समाधान की जरूरत है तो उनसे बातचीत करके समाधान का रास्ता खोजें। अगर ऑक्सीजन टैंकर पंजाब हरियाणा ले जाती है तो आप रोने लगते हैं, हर बात में आप रोने लगते हैं। एक लाइन इसमें केवल मैं ऐड करना चाहूंगा, से बातचीत करना ही नहीं जानते। अपराजिता जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। समझ में नहीं आता है कि अपनी समस्याओं का समाधान तो खुद खोजें। अपराजिता जी आप जिस ऑक्सीजन का जिक्र कर रही है ना, उसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई है। मैं केवल ये ऐड करना चाहूंगा, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में हो रहा है। मैं मना नहीं कर रही हूं। देखिए हम सब सांसें बटोर रहे हैं, हम सब सांसें बटोर रहे हैं, ऐसा ना कहें आप। और नेशनल टास्क फोर्स का गठन अगर हुआ है तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के कहने पर हुआ। हम चाहते थे कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन हो, और तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट को ये आइडिया दिया था। मैं माफी के साथ आपसे जानना चाहूंगा,
माफी के साथ कहूंगा कि सरकार की बिल्कुल, बेशर्मी की हद है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। कमेटी बनवा रहा है, ये सरकार इतनी निकम्मी है, कमेटी नहीं बिल्कुल। बना रही है, वो भी तुषार मेहता जी ने ये बात कही थी। एक मिनट, और स्पेशल टास्क फोर्स अगर कोई भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, आ रहा हूँ राघव, आ रहा हूँ मैं हमने आपके कब मना पास। किया? सुन लीजिए केंद्र अपराजिता सरकार ने जी, कब मना किया? सुन लीजिए आप लॉकडाउन लगाइए। अपराजिता जी, अब सुन लीजिए, enforcement बाकी करें। लोगों को भी सुन लीजिए। आपने जवाब देने का वक्त मांगा, मैंने आपको दिया। राघव चड्ढा जल्दी से, मैं आ रहा हूँ आलोक भाई आपके पास भी। पहली चीज तो यह है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक बयान दे रहा हूँ। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीधे साधे प्रशासनिक विषय में भी न्यायपालिका को आकर सरकारों को ये बताना पड़ रहा है कि आप क्या करो और कैसे करो, और केंद्र सरकार को रोजाना पिछले एक हफ्ते से फटकार लगती आ रही है। इतने कठोर शब्द केंद्र सरकार के बारे में कहे गए, यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया ऑक्सीजन के विषय पे केंद्र सरकार को कि आप अंधे हो सकते हो, हाईकोर्ट अंधा नहीं है। आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेता में धंसा के बैठे हो, हम नहीं कर सकते ये। आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। हाईकोर्ट ने आपको भी मुझे फटकार लगाई है। एक मिनट, मैंने हाईकोर्ट ने कहा है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप सेंटर को दे दें। रोका नहीं आदर्श भाई, अपराजिता जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आप सबके पास। रोकता नहीं हूँ। बोलिए बोलिए आपको राघव। भी हाईकोर्ट ने फटकारा है, आप ऐसी बातें ना करें। पकड़ी होगी आदर्श भाई, आपने भी शायद वो बात पकड़ी होगी अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की, जो मैंने तो पकड़ ही ली। ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये समिति बनाई गई। अगर आपको अपने वकील को खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट से समिति बनाने की नहीं, जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी मैंने नहीं कही। सॉलिसिटर जनरल का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ये सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुन लीजिए अपराजिता जी, सुन लीजिए। बिल्कुल, देखिए गलत है। भारतीय जनता आप पार्टी सबसे गुजारिश है। राघव एक मिनट, राघव एक मिनट। अपराजिता जी सुन रहे हैं, अपराजिता जी जवाब सुन लीजिए। सुनने में गलती हो रही है अपराजिता जी, बिल्कुल गलत। जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोलने का वक्त जरूर दूंगा। जवाब दे लेने दीजिए। आप जवाब दे रही थी, सॉलिसिटर जनरल ने अपराजिता जी आप जवाब दे रही थी तो सब सुन रहे थे। आप जवाब सुन लीजिए एक बार, आपसे गुजारिश है। राघव जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आलोक शर्मा जी का रुख करूंगा। आदर्श भाई एकदम जल्दी से खत्म कर रहा हूं। देखिए, अक्सर सरकारें समितियां बनाती हैं, टास्क फोर्स बनाती हैं, कमिटी की फॉर्मेशन होती है बड़े बड़े विषयों पर लड़ाई लड़ने के लिए। आज इस बात पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और हमने समिति बनवा दी। मतलब ये तो हद हो गई है। आप एक समिति नहीं बना पाए ऑक्सीजन की, भारतीय जनता पार्टी ये भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। सॉलिसिटर जनरल गलत बात ना बोले। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अपराजिता जी, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगी, आप बोल नहीं पाएंगी शो पे। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं आपके पास। बोले, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं आदर्श भाई, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए कामों का भी श्रेय खुद लेना चाहती है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, 18 राज्यों ने देश की समिति के सामने, केंद्र सरकार के सामने, देखिए मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, हमें पता है। मैं आपको अपराजिता जी आप जवाब तो दे लेने दीजिए, फिर मैं आपको वक्त दूंगा, आप सुन लेने दीजिए। उपयोग नहीं कर सकते, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मैं गलत बात है, बिल्कुल नहीं। आप सरकार को निकम्मी बिल्कुल नहीं कर सकते। देश इस संकट में फंसा हुआ है, आप लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत माफी के साथ आप दोनों को बीच में रख रहा हूं। मैं आलोक शर्मा साहब को लेकर आ रहा हूं। अपराजिता जी आपसे गुजारिश है, दूसरे गेस्ट को भी बोलने का मौका दें। जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, एक बार आप उनको भी सुन लें। मैं आ रहा हूं राघव, एक बार मैं इस चर्चा में आलोक जी को ले आऊं। आलोक जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के तुषार मेहता साहब ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट हमें प्लान बताए। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली क्या बात हो सकती है कि 300 सांसदों वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट प्लान कर रही है। अब इसमें तो कहीं कोई डिनाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है। अभी अपराजिता जी कह रही है कि निकम्मी सरकार ना कहें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं राघव जी। केजरीवाल जी की और मोदी जी की दोनों सरकार जो है वो निकम्मी नहीं है, महानिकम्मी है। वो दोनों निकृष्ट हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अपनी सरकार छोड़कर आप दूसरे, आप एलजी को दे दीजिए। और राघव चड्ढा जी यहाँ पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। 7 गुना ज्यादा डेथ रेट है पर मिलियन दिल्ली का। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो पूरा गबन में चला गया। राघव भाई, आज अपराजिता जी बड़ी बड़ी बात कर रही है, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ। क्या ये सच नहीं है अपराजिता जी कि दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह जी के अंडर है? इसमें क्या गलत है? आज दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आप बताइए, आज मुझे केवल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमेटी आप नहीं बना सकते। रेमडेसिविर आप पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बना सकते। पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देंगे हम।
हम जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं देंगे, पेट्रोल और डीजल के ऊपर हम टैक्स तुरंत बढ़ाएंगे, जैसे ही बिहार का और बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा हम रोज टैक्स लगाएंगे। मोदी जी रोज रैलियां करेंगे, चारों तरफ देश में लूट खसोट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। आज हमें पंडित नेहरू जी को याद करना चाहिए कि उन्होंने वायरल इंस्टीट्यूट 50 के दशक में बनाया, उन्होंने कांग्रेस लीग से हट चुकी है, और ये मोदी साहब केवल दाढ़ी बनाने पे लगे थे। अरे दाढ़ी बनाने से देश चलता है क्या भाई? आज पूरा आलोक भाई मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे से अलग चले जाते हैं, बाकी राज्यों को भूल जाते हैं और मुद्दे से अलग चले जाते हैं। स्वागत है आपका। लगातार कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में देरी कर दी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक से पहले जवाब देना चाह रहे थे, सबसे पहले आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं सुनील जी का रुख करूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आपको रोजाना दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करानी है, और ये आपको रोजाना करानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम अपने मरीजों को पूरी ऑक्सीजन दे दें और अगले दिन क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं सौंपी तो उनको कम ऑक्सीजन दी जाए, कम मात्रा में दी जाए। ऐसे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। 700 मीट्रिक टन की कम से कम डिमांड और एक कम से कम डायरेक्शन केंद्र सरकार को दी गई, लेकिन हमने देखा कि आज तक जब से ये महामारी फैली, यानी कि जब से एलोकेशन भी हुआ ऑक्सीजन का 20 अप्रैल से लेकर आज तक, सिर्फ एक दिन हमें 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मिली है। नहीं तो कभी 300, कभी 400, कहीं 500। कल 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली जहां मिलनी 700 चाहिए थी। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि राजनीति तो चलिए हम चुनाव के आसपास खूब करेंगे, लेकिन जब तक दिल्ली में आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में होगी। 18 राज्यों ने आदर्श भाई इस देश के केंद्र सरकार को कहा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और इतनी इतनी ऑक्सीजन चाहिए। 18 राज्यों में से 17 राज्यों ने जितनी ऑक्सीजन मांगी उतनी उनको मिल गई। एक अभागा राज्य दिल्ली जिसको जितनी ऑक्सीजन मांगी उसकी आधी मिली। अब मैं बस एक बिंदु कह के बात खत्म करूंगा। सातों सांसद दिल्ली के लोगों ने 2014 में भाजपा के जिताए, सातों सांसद दिल्ली के लोगों ने 2019 में भी भाजपा के जिताए, नगर निगम में भी बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी के समर्थक भी हैं यहाँ पर। क्या आज दिल्ली वालों ने जब इतना प्यार भाजपा को दिया उसके बाद भी ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं? आलोक जी, समय कम है, जल्दी से उनको बात पूरी करने दीजिए, आपको भी वक्त दूंगा। बोलिए राघव, जल्दी। मैं बस आदर्श भाई यही कहना चाहूंगा कि एक ऑक्सीजन एक ऐसा विषय है जिस पर कम से कम ऑक्सीजन पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का भी भगवान ना करे। राघव, अगर मेरी बात आप लोग माने, मुझे लगता है संकट की इस घड़ी में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, समय बहुत कम है राघव मेरे पास। सुनील जी, जल्दी से आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगा। देर क्यों हो गई सर? एनडीए की सरकार थी, कोशिश हम पहले कर लेते, जैसे पहले प्रोएक्टिव थे, इस बार भी हो जाते। देखिए, राजनीति का दोहरे मानदंड की प्रकाश के लोग हम लोग किए हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां लोग। अब देखिए, दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का कर्मण्यता की, तो मुंबई पुलिस की करप्शन की बात करें, अगर वैक्सीनेशन किसी दूसरे देश करते हैं तो देश में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहा जाता है। आप अच्छा माल वहां से लेते हैं तो आप उन्हें वैक्सीन देते हैं। आज भी दूसरे देशों से हमें ऑक्सीजन टैंकर आ रहा है। दिक्कत यही है सुनील जी, दिक्कत यही है कि हम सब आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, स्थितियों पर उतनी गंभीरता से पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, समय बहुत कम है, 20 सेकंड में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो वर्तमान स्थिति है, सारे एक्सपर्ट्स, आईएमए कह रहा है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, आपका क्या कहना है इस पर? जी, मैंने सब कुछ सुन लिया। आदर्श जी, मैं एक ही बात कहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट संविधान हमारा कहता है कि इनको चुने हुए नेताओं को काम करके देना पड़ेगा, और राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 3T फॉर्मूला आज मान ले, सब मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कर लें, टुगेदरनेस, एकजुट हो जाए और टैक्टफुली इस सिचुएशन को हैंडल कर लें। 3T मैं कह रहा हूं एज एन एक्सपर्ट, मानिए इसको, देखिए सिचुएशन 1 महीने में बदलती नजर आएगी। राजनीति आप लोग बाद में कर लीजिएगा, उसका बहुत समय मिलेगा आपको। बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर अंशुमन आपका, आलोक जी आपका, राघव, सुनील जी आप सबका, अपराजिता जी हमारे साथ अब नहीं मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे लेकिन एक गुजारिश है कि राजनीति जरूर होती रहेगी, लेकिन संकट की घड़ी में अगर हम सब एक होकर काम करें, एक होकर फैसले लें, तो शायद इस स्थिति से हम सब जल्दी निकल पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।